वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का क्लास 12th में। आज मैं क्लास 12th फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड उसको डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने 11th की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं भी की हुई है तब भी आपको 12th के फिजिक्स में किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। किसी भी टॉपिक में अगर आपको 11th के किसी भी टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पढ़ा करके तभी मैं वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा साइड में सबको सारा चीज़ 11th का टॉपिक। उसके बाद फिर 12th के उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक सलाह और होगा, आज के वीडियो को, अभी के वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत यूट्यूब पर सर्च कर लेना ज़रा सा कि रिविज़न ऑफ क्लास 11th फॉर क्लास 12th फिजिक्स बाय एम अनवर, ठीक है। एक प्लेलिस्ट आएगा, उसको आप देख लेना, 2-4 वीडियो का है, ठीक है। उससे आपको फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ इस बात का ध्यान भी रखेंगे। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका बेस्ट पीडीएफ नोट्स आप हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में, हल्का सा बस इंट्रोडक्शन करना है आज, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ाई करते चले जाना। देखा जाए, सबसे पहला चैप्टर जो है ना अपना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ठीक है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों चैप्टर को अगर आप मिला दोगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ना एनसीईआरटी का है, ये दोनों मिला करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज के बारे में बात हो रही है, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट यानी कि रुका हुआ। तो चार्ज अगर रुका हुआ है तो क्या क्या इफेक्ट देता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में। फिर तीसरे चैप्टर में करंट यानी कि चार्ज को हम लोग चलाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिए, यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या फोर्स लगा रहा है, ये अपने चारों तरफ क्या इफेक्ट पैदा कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है क्लास 12 फिजिक्स के पहले और दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये तो आप जानते ही हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि चार्ज दो तरह का होता है। अच्छा, खैर हमको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है, समझते हैं ये चीज़ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और कैसे क्या है नहीं है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये सही बात है। हम एक बात कर लेते हैं, दुनिया का कोई भी जो एटम है आप जानते होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। यानी कि अगर क्या कहते किसी भी एटम में अगर मान लिया जाए 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक में, तो बाहर में जो ऑर्बिट है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 माइनस चार्ज, 2 प्रोटॉन यानी कि 2 प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस क्या, टोटल चार्ज खत्म। तो दुनिया का जो भी एटम है जनरली वो सब जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो कोई भी एक मान लिया जाए, कोई भी एक मटेरियल ले लिए, ये एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ये भी किसी न किसी एटम से बना हुआ है, ये पेन भी किसी न किसी एटम से बना हुआ है, और वो एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये पेन भी क्या है, न्यूट्रल। हाँ, अब अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तब इसके पास कोई चार्ज आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को, ये पेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ला के रख दिए तो इस पर निगेटिव चार्ज, अगर इसमें से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये है होता है ना। तो आप जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन वो चार्ज कब हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह का वहाँ पे ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन का भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एक एग्जांपल मान लिया जाए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है अपने पास, इसके पास मान लिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन का मतलब 15 निगेटिव चार्ज 15 पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी न्यूट्रल
और 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन का अर्थ हो गया 10 निगेटिव और 10 पॉजिटिव, ये भी न्यूट्रल। अगर हम लोग किसी भी एक तरीके से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन का संख्या वैसा ही रहेगा। जबकि यहाँ पर बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो है वो क्या जस का तस रहेगा। प्रोटॉन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो यहाँ जितना था उतना ही है, यहाँ जितना भी था उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ एक कम हो गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया है। तो आप एक चीज़ देखो, 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 को निगेटिव चार्ज, 15 प्रोटॉन यानी कि 15 को पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, खत्म कर देगा। जबकि यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो एक प्रोटॉन का चार्ज हमको दिखेगा। और यहाँ पर बात करें तो इसमें चूंकि एक यहाँ पे 10 प्रोटॉन यानी कि 10 पॉजिटिव चार्ज जो है 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 निगेटिव चार्ज को संभाल लेगा, प्लस माइनस खत्म कर देगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज दिखेगा। और आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन को अगर लेता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले के पास नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का दान करने वाले के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये आप जानते हो ना। अच्छा ठीक है, अगर इसी के बनिस्पत अगर ऐसा हो जाता है कि हम लोग प्रोटॉन का यहीं पे ट्रांसफ़र किए होते, अगर ऐसा ना करके हम लोग ऐसा किए होते कि 15 इलेक्ट्रॉन है 15 प्रोटॉन है, यहाँ पर 15 प्रोटॉन है, ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन और क्या 10 प्रोटॉन है। अगर इसमें से एक प्रोटॉन को अगर हम लोग क्या करें, एक प्रोटॉन को इसमें से निकाल के इसमें दे देंगे, तब क्या स्थिति होगा, चूंकि 15 इलेक्ट्रॉन जैसा था तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन प्रोटॉन का संख्या एक घट जाएगा। यहाँ पे 14 प्रोटॉन और यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन का संख्या यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए आप, तो यहाँ पर आप देखो तो 14 प्रोटॉन यानी कि 14 वो प्लस चार्ज, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे क्या है 15 इलेक्ट्रॉन यानी कि 15 को माइनस चार्ज, तो 14 प्रोटॉन यानी कि 14 को जो प्लस चार्ज है वो 14 वो इलेक्ट्रॉन यानी 14 को माइनस को तो संभाल लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ दिखेगा यानी कि निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 गो निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है 11 गो प्रोटॉन है यानी कि 11 गो क्या है प्लस चार्ज। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 10 गो निगेटिव चार्ज, 10 गो प्रोटॉन यानी कि 10 गो पॉजिटिव चार्ज को संभाल लेगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है तो एक पॉजिटिव चार्ज हमको दिखेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो निगेटिव चार्ज, लेकिन अगर कोई प्रोटॉन को ले लिया तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेने वाले के पास कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव, लेकिन प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। अगर कोई प्रोटॉन को लेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। चलिए ये बात तो समझ में आया। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी जनरली जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है, प्रोटॉन का जल्दी होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन मौजूद, जबकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, ऑर्बिट में। आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा, अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हो, एनर्जी देते हो, तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना आसान है। इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकता है आराम से ना, इधर से उधर जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ बेचारा, इसके ऊपर डबल पहरा है ना, इसके अंदर भी कैद है ये, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ऊर्जा की ज़रूरत है। कम से कम एक एटम बम को ब्लास्ट करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तब जा करके एक प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो जनरली प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है ना, जब भी ट्रांसफ़र होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। लेकिन अगर फिर भी आपसे कोई सवाल पूछ दिया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, तो निगेटिव, लेकिन अगर एक प्रोटॉन लेता है तब उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल ही प्रॉपर्टी है, अंदर का ही चीज़ है। ठीक है, और ये दिखता तभी है जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या बोलते हैं का क्या ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, इसको मिटा करके आप देखा जाए। हाँ, देखा जाए हम लोग इस चीज़ को डिफाइन कर दिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप अच्छे तरीके से अगर उतारते चले जाओगे बोर्ड पर लिखा लिखा हो भी, तो एक बेहतरीन नोट्स आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना एक बात। ठीक, अच्छा, तो एक चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या लिख लिया हम लोग कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस लाइक मास, यानी कि मास के तरह ही जो है चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, अंदरूनी गुण होता है, एक तरह से कह सकते हैं। मौलिक कण यानी कि जिस भी चीज़ से सब्सटेंस बनता है, मौलिक कण या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
ऑफ अ सब्सटेंस कहने का मतलब सब्सटेंस का एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जिस चीज़ से सब्सटेंस बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब तो है ना उसमें भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो बना हुआ है ना कोई भी सब्सटेंस। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज है वो क्या है, अंदरूनी गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ना। अच्छा ठीक है। इट मे बी डेवलप्ड ऑन एनी बॉडी व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन टेक्स प्लेस। चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे तभी डेवलप हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, यही चीज का मतलब हो गया। जनरली जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जनरली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक। अच्छा आगे ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अच्छा ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज का एक और यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड कैसे बनाया गया, तो 10th क्लास में अपना पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्या, Q बाई टी, तो करंट बराबर चार्ज बटे टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ना, तो करंट बराबर चार्ज बटे टाइम, तो यहाँ से चार्ज बराबर हो गया क्या, करंट इंटू टाइम, यानी करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए क्या, सेकेंड, तो ये चीज़ वहाँ से हो गया। अच्छा अब एक बात, CGS यूनिट भी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, आपने क्लास 11th में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक ऐसा यूनिट और एक CGS यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो हर जगह हर देश में वैलिड है। CGS यूनिट जो किसी देश में यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला यूनिट होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राम में भी बताते हैं, किलोग्राम में भी बताते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से कूलम्ब में भी बताते हैं और स्टेट कूलम्ब में भी बताते हैं। तो CGS यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का है जो है वो क्या हो जाता है, स्टेट कूलम्ब होता है, इसको STC ऐसे करके बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसी को कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो CGS यूनिट है ना उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, स्टेट कूलम्ब। अब ये मत समझ लेना आपकी CGS का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ अगर आपसे स्पेशली पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब आप ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, स्टेट कूलम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछेगा तो भी आपको स्टेट कूलम्ब ही बताना है। डायमेंशन जो चार्ज का होता है वो होता है क्या, AT। A यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को दिखला रहा है, T यहाँ पे टाइम को दिखला रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना है कि नोट में कि 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है। जैसे कि 1 kg बराबर 1000 kg, उसी तरीके से 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसका एक काम किया जाए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो अब आप देखो, ध्यान रखना ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, पहला चैप्टर था, बस हल्का सा ही आपको पढ़ के थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप, ठीक है। 2-4 वीडियो के बाद फिर आपका न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है, ज़्यादा लोड नहीं देते हैं आपको, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी वगैरह पे बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ एक बात तो बताना ही भूल गया आपको कि आपको ये एक असाइनमेंट वगैरह है, ठीक है, ये असाइनमेंट आपको हमारे वेबसाइट www.physicsbyamon.com पर मिल जाएगा PDF नोट्स के फॉर्मेट में, जिसमें ये 1 शॉट नोट्स वगैरह हो गया, ठीक है, और इससे आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो, ये इस तरीके से 1 शॉट नोट्स, उसके बाद बेसिक लेवल का कुछ क्वेश्चंस आसान सा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर बिहार बोर्ड वगैरह अगर है उससे कोई दे रहे हैं, या किसी और भी स्टेट बोर्ड का से ही आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन NCERT को फॉलो कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चंस वगैरह को आप बना सकते हैं। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस वगैरह सभी है, लेकिन आपके स्टेट लेवल पर भी काम दे देगा, ठीक है। और क्या है, CBSE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो इस चैप्टर का है जो भी, वो सारा को मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो असाइनमेंट में ही दे दिया है, तो वो सब भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अच्छा उसके बाद नीट लेवल का क्वेश्चंस जो है उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से, नीट लेवल का क्वेश्चंस, ठीक है, ये नीट का हो गया, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चंस, JEE का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ आपको असाइनमेंट में मिलेगा, आंसर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आप हमारे वेबसाइट www.physicsbyamon.com पर भी चले जाना, और वहाँ से इसका क्या कहते हैं आपको PDF फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, आपको साथ ही साथ बनाते चले जाना, 1-2 वीडियोज़ के बाद आप बनाना के लायक होते चले जाओगे। और समय समय पर फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी मैं ऑर्गेनाइज करता रहूँगा आप लोगों के लिए। बाय बाय।